दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम की शॉर्ट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जिन्होंने इस नोटिफिकेशन के बारे में सुना होगा लेकिन सेप्टिक होंगे कि भाई क्या हम अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को भी प्रिपेयर करें। अगर प्रिपेयर करें तो दोनों प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें, क्या हमें अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को कंप्रोमाइज करके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के जितने भी सवाल हैं कि भाई मुझे यूपीएससी एग्जाम के साथ क्या इस एग्जाम को देना चाहिए, उनको मैं रिजॉल्व करने वाला हूं और कैसे आपको दोनों एग्जाम्स मैनेज करनी चाहिए इनका भी मैं आपको आइडिया देने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पर आपको एपीएफसी और ईओ एग्जाम के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, डिकोडेड सिलेबस, सॉल्व पीवाईक्यूज, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सब कुछ यहीं पर ही पता लगने वाला है। तो ये आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में एक गाइड बुक होगी जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई एक यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। देखिए मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं। मैंने भी 2015 से लेकर 2019 तक यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करी है और मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुझे महाभारत का अर्जुन बनना है, कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में दिखाई देना चाहिए। अगर मैंने किसी और एग्जाम के बारे में सोचा तो शायद मेरी अटेंशन डाइल्यूट हो जाएगी, शायद मेरा फोकस कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो मुझे किसी और एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जब मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी खत्म करके किसी और एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, ना सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया, तो मुझे फील हुआ कि यार वो जो प्रिपरेशन मैंने इतनी अच्छी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए करी थी वो शायद किसी और एग्जाम को क्वालिफाई करने के काम आ सकती थी, जो कि मैंने शायद वेस्ट कर दी। तो यहां पर मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की बहुत क्वालिटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी प्रिपरेशन बहुत शिद्दत से हो रही है और अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो रही है, तो उस प्रिपरेशन को आपको यूटिलाइज करना चाहिए किसी और एग्जाम को क्रैक करने में भी। क्योंकि आपका जो एम है, आपका जो गोल है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस करने का है, एक स्टेबल लाइफ पाने का है, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी ग्रोथ पाने का है। तो कोई और एग्जाम अगर आपको ये चीजें देता है तो आपको वो एग्जाम से सिर्फ पक्का जाना चाहिए विदाउट कंप्रोमाइजिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन। देखो पूरी वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई आपको अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्रोमाइज नहीं करनी है। आपका 2026 का अटेम्प्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको देना भी है, लेकिन उस प्रिपरेशन के साथ हम कोई और प्रिपरेशन ऐसे कर लें जहां पे बहुत लिमिटेड एफर्ट के साथ हम किसी और एग्जाम को भी क्वालिफाई कर पाएं। ये आप लोगों ने समझना है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट को क्यों किसी और प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए, पहले हम इस पे डिस्कशन करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि भाई प्लान बी चूज कैसे करना है और एपीएफसी और ईओ एक अच्छा प्लान बी कैसे है। देखिए जब भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करता है, मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों के और भी एग्जाम्पल इससे जो है मैच हो जाएंगे। जब भी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे ऊपर जो प्रेशर है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है, लिमिटेड प्रेशर होता है। हमें ऐसा लगता है कि यार 1-1.5 साल तैयारी करेंगे, बहुत मेहनत मारेंगे और एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, इतनी बड़ी तोप क्या है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता है। हमारी मोटिवेशन बहुत हाई होती है, ठीक है, कि भाई करना है, कैसे भी करना है, निकालना है एग्जाम। हमारी प्रिपरेशन की इंटेंसिटी भी बहुत हाई होती है कि यार पूरा दम लगा देंगे, 10-12 घंटे डेली पढ़ेंगे। या फिर जॉब की अगर तैयारी करें तो कैसे भी जॉब से जल्दी घर पहुंच के 5-6 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। हमारी मोटिवेशन भी हाई है और हमारी प्रिपरेशन की इंटेंसिटी भी हाई है। लेकिन जब हम पहला अटेम्प्ट देने जाते हैं और बाई चांस अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, जैसे मेरा पहला अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो उस केस में हल्का सा प्रेशर बढ़ता है कि यार ये क्या हो गया। हमें तो लगा था कि भाई हम 1 साल तैयारी करके एग्जाम फोड़ देंगे, बट एग्जाम तो क्वालिफाई हुआ नहीं। तो यहां पर प्रेशर हल्का सा इंक्रीज होता है, बट इस प्रेशर से हमारी मोटिवेशन और इंटेंसिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारी मोटिवेशन और बढ़ती है कि यार चल कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा डाउन हो गए, बट अगली बार तो पक्का निकालना ही निकालना है। हमें लर्निंग्स पता लगी हैं, उनको अप्लाई करके अगली बार पक्का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो मोटिवेशन हल्की सी बढ़ी, प्रिपरेशन की इंटेंसिटी और बढ़ाई कि भाई एग्जाम का लेवल हाई है तो कहीं ना कहीं हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, 10-12 घंटे की जगह 12-13 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो हमने प्रिपरेशन की इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर दी। फिर क्या हुआ, जब सेकंड अटेम्प्ट देने गए, मैं अपना एग्जांपल लूंगा कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, भाई लड्डू फूटे मन में और दौड़ दौड़ के सबको बताया कि भाई प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार आईएएस पक्का बन जाएंगे, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। जब मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ तो हल्का सा प्रेशर और बढ़ा। अब फील हुआ कि जिस एग्जाम को मैं बहुत सिंपल समझ रहा था, शायद वो उतना सिंपल एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम की मल्टीपल स्टेजेस हैं और हर एक स्टेज की अपनी एक रिक्वायरमेंट है जो मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी। प्रेशर बढ़ा हल्का सा, लेकिन यहां पर मेरी मोटिवेशन और बढ़ी कि चल इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, अगली बार मेंस के लिए थोड़ा और पढ़ के मेंस भी क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब तो एक जो है सक्सेस मिल ही चुकी है प्रीलिम्स क्वालिफाई वाली, तो मोटिवेशन भी थी और इंटेंसिटी और बढ़ाई कि चलो यार मेंस को क्वालिफाई करने के लिए ऐसे राइटिंग ऑप्शनल ये सब भी करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी पूरा फोकस करते हैं। तो अब 12-13 घंटे की जगह 14-15 घंटे पढ़ेंगे। तो मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आपके सामने पेश कर रहा हूं और बहुत सारे बच्चे से रिलेट भी करेंगे। तो थर्ड अटेम्प्ट देने गया, इस बार फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, लेकिन उतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई, ठीक है। सच मानिए प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की इस बार उतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि सेकंड अटेम्प्ट में हुई थी।
तो फिर मेंस देने गए, फिर मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो अब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने लगा और मोटिवेशन जो थी वो हल्की सी अफेक्ट हुई, कांस्टेंट हो गई एक तरह से कि यार ये क्या हो गया, दोबारा मेंस नहीं निकला, अब दोबारा प्रिपरेशन करते हैं। तो इंटेंसिटी अब थोड़ी सी पीक पे पहुंच चुकी थी और ये भी हल्की सी डाउन होनी शुरू हो गई और मोटिवेशन हल्की सी कम होनी शुरू हो गई। पापा से बात करी कि सर पापा एक अटेम्प्ट और दे दो, ठीक है, एक अटेम्प्ट और प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि सोशल प्रेशर बढ़ना शुरू हो रहा था, फिजिकल प्रेशर बढ़ना शुरू हो रहा था, मेंटल प्रेशर बढ़ना शुरू हो रहा था, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो रहा था। जिन लोगों को स्टार्टिंग में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भाई यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उन्हीं लोगों को अवॉइड कर रहे थे कि भाई अगर पूछ लिया कि क्या बना तो बताने के लिए कोई सवाल जो है जवाब नहीं होगा, कैसे बताएंगे कि भाई बहुत मेहनत करी है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। लोग आपकी सिर्फ सक्सेस को जो है समझते हैं, फेलियर को कोई नहीं समझता है, ठीक है। जब आप फोर्थ अटेम्प्ट में पहुंचते हैं तो दोस्तों प्रेशर बहुत पीक पे होता है, ठीक है। अगर फोर्थ अटेम्प्ट में भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है बाई चांस, तो उस केस में आप लोगों की मोटिवेशन भी डाउन होनी शुरू होती है और इंटेंसिटी भी डाउन होनी शुरू होती है और कहीं ना कहीं प्रेशर ओवरटेक करना शुरू कर देता है बाकी चीजों को। एंड दोस्तों टिपिकल जर्नी है लगभग 99% यूपीएससी एस्पिरेंट की, क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें सिलेक्शन की तो हार्डली 4 लाख में से हर साल 700-800 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो बाकी लोगों की तो यही प्रिपरेशन जर्नी बनती है। तो यूपीएससी एग्जाम एक बहुत अच्छा एग्जाम जरूर है, लेकिन यहां पर सडन सिलेक्शन या फिर इजी सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो किसी भी एग्जाम में इजी सिलेक्शन नहीं है, बट इस एग्जाम के भरोसे बैठ के अपने 5-6 साल निकाल देना शायद एक अच्छी बात नहीं रहेगी, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, बहुत सारे और एस्पिरेंट्स को देखा है। तो हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन को, इस एग्जाम के एक्सपीरियंस को किसी और सिमिलर एग्जाम को क्रैक करने में लगाना चाहिए। तो इसलिए प्लान बी की बात आती है कि भाई अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, ये एग्जाम आपको चैलेंजिंग लग रहा है या फिर कहीं ना कहीं सक्सेस जो है आपके हाथ नहीं आ रही, लक की वजह से या फिर लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से, किसी भी वजह से, तो उस केस में आप लोगों को किसी और रिस्पेक्टेबल एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। रिस्पेक्टेबल एग्जिट, रिस्पेक्टेबल एग्जिट का मतलब यह है कि भाई चलो यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुई तो हम असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन गए, हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर बन गए, हम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन गए, हम आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बन गए। मतलब ऐसी पोस्ट जिसको बताते हुए आपको अगेन प्राउड फील हो, जो आप लोगों को क्लियरली बता सको विदाउट एनी डाउट। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी में भर्ती हो गए, ग्रुप सी में भर्ती हो गए, नहीं, ग्रुप बी क्लास बी क्लास ए की किसी पोस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको बताते हुए एक अच्छा जो फीलिंग आएगा और आपको रिस्पेक्टेबल एग्जिट वो मिलेगा फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। इसके साथ आपकी गवर्नमेंट सिस्टम में एंट्री हो जाएगी, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जॉब पाना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए। तो ऐसी बहुत सारी जॉब है जो आपको पब्लिक सर्विस करने का मौका देंगी, तो वहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी। तो इसलिए आपको प्लान बी चूज करना चाहिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी टाइम लगा चुके हैं या फिर आपको लगता है कि यार ये प्रिपरेशन थोड़ी सी टफ है, तो मुझे एक बैकअप प्लान रखना चाहिए, एक प्लान बी रखना चाहिए, तो इसलिए आपको किसी और प्लान बी की जरूरत है। नो डाउट मैं उस बच्चे को बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करना चाहूंगा जो कि अपने आप को भी अर्जुन मानता है, लेकिन जो लोगों को लगता है कि भाई मेरी बात थोड़ी सी सही है और आपको ये सेंसिबल लगते हैं, तो आप लोग इस डायरेक्शन में सोचिए और एक प्लान बी की तरफ जाइए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि भाई प्लान ए को अफेक्ट करिए, लेकिन प्लान बी एक ऐसा चूज करिए जो कि कुछ पैरामीटर्स को जस्टिफाई करे, जो कुछ पैरामीटर्स पे खरा उतरे। ऐसा नहीं कि भाई मेरा प्लान ए क्या है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, प्लान बी क्या है कि भाई मैं तो गेट एग्जाम दूंगा, मैं तो कैट एग्जाम दूंगा, तो ये प्लान बी नहीं है। प्लान बी चूज करने के कुछ रूल है। पहला रूल क्या है कि भाई प्लान ए और प्लान बी के बीच में मोर देन 60-70% का सिलेबस ओवरलैपिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा प्लान बी हो जो कि प्लान ए की प्रिपरेशन से ही कवर हो रहा हो लगभग 70%। ऐसा ना हो कि भाई आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो और यहां पर कोई और ही बुक पढ़ रहे हो। ऐसा हो प्लान बी कि भाई एम लक्ष्मीकांत अगर आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके प्लान बी में भी काम आ रही हो। अगर आप स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर पढ़ रहे हो तो आपके प्लान बी में भी काम आ रही हो। मतलब सिलेबस की ओवरलैपिंग हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। दोनों प्लान ए और प्लान बी पोल्स अपार्ट नहीं होने चाहिए, वो एक सिनर्जी में होने चाहिए, एक डायरेक्शन में होने चाहिए। मतलब प्लान ए की प्रिपरेशन से ही ऑटोमेटिकली प्लान बी की प्रिपरेशन भी निकल रही हो, ऐसा आपका प्लान बी होना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं कि भाई अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि काफी सिलेबस ओवरलैपिंग है। सिमिलरली यहां पर एपीएफसी और ईयू एग्जाम जो है उनका भी काफी जो है सिलेबस ओवरलैपिंग है। कंपोनेंट्स लाइक क्वांट, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, इकोनॉमी, साइंस और पीडीजी, ये सब ओवरलैप करते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस। तो यहां पर आप लोगों को लगभग 70% की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, 75% ओवरलैपिंग भी देखने को मिलती है विद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। तो इसलिए ये आपका एक अच्छा प्लान भी हो सकता है। तो दूसरी बात हम क्या देखते हैं, कौन सा पैरामीटर देखते हैं जब हम प्लान बी चूज कर रहे होते हैं कि भाई प्लान बी के थ्रू आप लोगों को एक अच्छा सोशल स्टेटस मिले। सोशल स्टेटस से मेरा मतलब क्या है कि भाई आप जब किसी को बताओ कि भाई मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हूं, तो सामने वाला आपको इज्जत की नजर से देखे। मतलब हमारी सोसाइटी में उन पोस्ट की इज्जत हो, उन पोस्ट की रिस्पेक्ट हो। ऐसा ना हो कि वो आपको तुच्छ नजरों से देखे, ऐसा ना हो। मतलब जनरली प्राइवेट जॉब जब आप 4 साल तैयारी करते हो, या मैं अपना केस बताऊं कि अगर मैंने 4 साल तैयारी करी, उसके बाद लोग पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा था, बोलूंगा प्राइवेट जॉब कर रहा, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अच्छा प्राइवेट जॉब, वो वाली फीलिंग ना आए। अच्छा स्टेटस आपको सोसाइटी में मिले उस पोस्ट को क्वालिफाई करने के बाद, ऐसा प्लान भी हो।
तो अगेन एपीएफसी और ईओ एक ऐसी पोस्ट है जो आपको सोशल स्टेटस अच्छा दिलवाती है। ठीक है, कमिश्नर वर्ड अपने आप में नाम में आ जाना एक जो है स्टेटस की बात है, आप लोग खुद भी फील कर रहे होंगे इस चीज को। उसके बाद तीसरा पैरामीटर जो आता है वो ये आता है कि भाई प्लान बी को क्वालिफाई करके हमारे सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, पोस्टिंग, ट्रांसफर ठीक ठाक हो। ऐसा ना हो कि भाई हम एक तो आईएएस बन के लगभग 1.5 लाख रुपए महीने कमाने की सोच रहे हो और प्लान बी चूज करके 38,000 पे आ जाए, 50,000 पे आ जाए। नहीं, ऐसा प्लान भी हो जो लगभग 1 लाख के आसपास ही सैलरी दिलवाए, ताकि हमें अपनी सैलरी पोजीशन जो है कंप्रोमाइज देखने को ना मिले, हमारा जीवन का जो यापन है वो ढंग से हो जाए, हमारे पर्क्स, अलाउंसेस ठीक ठाक हो जिनको हम एंजॉय भी कर पाए, हमारी पोस्टिंग, ट्रांसफर कहीं ना कहीं मेरिट बेस्ड हो, ऐसी हमें जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर अगर आप एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो सैलरी है आफ्टर ज्वाइनिंग लगभग 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में होगी। और अगर आप ईओ पोस्ट पे क्वालिफाई करते हो तो आपकी सैलरी अराउंड 90,000 के आसपास होती है। तो अगेन सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस ठीक ठाक हैं। इनके एक्ट में भी मेंशन है कि भाई आपको वो पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलते हैं, तो इसलिए आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट की तरफ आना चाहिए। अगेन जो पोस्टिंग है वो रैंक के बेसिस पे होती है, मेरिट बेसिस पे है, और ट्रांसफर भी एक ट्रांसपेरेंट मैनर में आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। ऐसा ना हो कि भाई ऐसी पोस्ट पकड़ ले जहां पर हर कोई ऑर्डर मारे जा रहा है और हम बस उनकी फाइलों को मैनेज करे जा रहे हैं। नहीं, ऐसी पोस्ट हो जहां पर हमारे पास भी अथॉरिटी हो, हमारे पास भी पावर हो कुछ चीजों को एक्सरसाइज करने की। जो लोग लास्ट माइल या फिर क्यू में लास्ट में खड़े हैं उनकी हेल्प करने की हमारे पास पावर हो, उनके लिए कुछ करने की हमारे पास पावर हो, पब्लिक सर्विस करने की हमारे पास पावर हो, ऐसी प्रोफाइल हमें मिल जाए अगर प्लान बी में, तो वो हमारे प्लान बी को एक अच्छा बना देती है। तो यहाँ पर एपीएफसी और ईओ दोनों ही पोस्ट ऐसी हैं जहां पर आप लोगों के लिए कुछ करते हो, जहां पर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के क्लेम्स को सेटल करते हो, तो ये काम आप लोगों को यहाँ पे करने में मजा आएगा। इसका दोस्तों एक और पैरामीटर क्या है कि भाई जॉब सेटिस्फेक्शन, की भाई काम करके मजा आए, काम करके मजा आए। ऐसा ना हो कि भाई पूरे दिन काम भी किया और शाम को ऐसा लग रहा है कि यार क्या काम कर रहे हैं, जिंदगी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, हमें स्विच कर लेना चाहिए, ऐसी फीलिंग ना आए। आप एंजॉय करो, प्लस आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिले। तो अगर आप एपीएफसी एग्जाम की जो है पोस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपको हर 5 साल बाद रेगुलर जो है प्रमोशन देखने को मिलती है। आप आरपीएफसी बन जाते हो, आप आरपीएफसी 2 बन जाते हो, फिर आप आगे और बनते हो। तो आपको हर 5 साल बाद रेगुलर प्रमोशन, प्लस आपको एक अच्छा वर्क स्टाइल देखने को मिलता है, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है। एंड दोस्तों प्रोफेशनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ऐसे एग्जाम को चूज करो जो कि रेगुलर हो। एपीएफसी रेगुलर भले ही नहीं है, लेकिन अब आ गया है तो आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम देने को भी मिलेगा। तो प्रोफेशनल मैनर में एग्जाम कंडक्ट होता हो, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो प्रोफेशनल है, और आप लोग तो ऑलरेडी यूपीएससी से वाकिफ हो। दोस्तों ये एडवांटेज आप सबको देखने को मिलेगा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई यूपीएससी जो है किस तरह का पेपर सेट करती है, किस तरह का आप लोगों से क्वेश्चन स्टाइल पूछती है, किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछती है। आपको प्रॉपर आइडिया यूपीएससी, क्योंकि आप 3-4 अटेम्प्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के दे चुके हो। तो ये एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करवा रहा है। और अगर आप पुराने पेपर उठा के भी देखोगे ना इस गाइड बुक के थ्रू, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये पुराने पेपर तो मेरे यूपीएससी जैसे ही हैं। दोस्तों अगर मैं आपके हाथ में ना यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दे दूं बिना बताए और यूपीएससी एपीएफसी का पेपर दूं बिना बताए, तो आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगी कौन सा प्रीलिम्स का और कौन सा इसका है, क्योंकि सिमिलर पैटर्न, सिमिलर स्टाइल, सिमिलर प्रिंट आपको देखने को मिलेगा फॉर एपीएफसी एंड यूपीएससी सीएससी पेपर। तो यहां पर आपको वही फीलिंग आएगी जो आप यूपीएससी प्रीलिम्स में लेते हैं, और वो एक्सपीरियंस जो आपने यूपीएससी को झेलने का, एंजाइटी मैनेज करने का, प्रेशर मैनेज करने का ले रखा है, वो आपको इस एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा नंबर्स की, कि हमारे पास 53 बच्चे थे एपीएफसी एग्जाम में और लगभग 116 बच्चे थे ईओ एग्जाम में, जो कि हमारे से कनेक्टेड थे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में। तो इनमें से लगभग 37 बच्चे यूपीएससी बैकग्राउंड के थे और इनमें से 87 बच्चे यूपीएससी बैकग्राउंड के थे। तो कहीं ना कहीं इन एग्जाम्स में सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट का बहुत अच्छा हिट रेट है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और हमने पास में भी देखा, जैसे हमारे साथ निशांत ओझा सर थे, ठीक है, आकाश अग्रवाल सर थे, तो उनका यूपीएससी प्रीलिम्स 3-4 बार क्वालिफाई हो रहा था, लेकिन मेंस क्लिक नहीं कर रहा था, मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा था। तो ये एग्जाम्स को क्वालिफाई करके वो एपीएफसी बन गए। तो आप भी उस श्रेणी में आ सकते हैं, बट आपको एक अच्छी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इस एग्जाम का सिलेबस ओवरलैप कितना है यूपीएससी के साथ। देखिए, आप लोग ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों का टारगेट अटेम्प्ट 2026 या फिर 2027 होगा, तो आप लोग चाहते हैं कि भाई वो प्रिपरेशन भी अफेक्ट ना हो और ये प्रिपरेशन भी हो जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले एक बार आज आप बैठ के या फिर ये पीपीटी देख के समझ जाइए कि सिलेबस ओवरलैपिंग कितनी है, कौन सा पोर्शन ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है या फिर प्रिपेयर कर लेंगे यूपीएससी सीएससी के साथ, और कौन सा पोर्शन अलग से प्रिपेयर करना है। देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉमन है दोनों एग्जामिनेशन में, इंडियन इकोनॉमी कॉमन है दोनों एग्जामिनेशन में, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट जो कि पीडीजी का आपका जो है पोर्शन कवर करेगा, कॉमन है दोनों एग्जाम्स में, जनरल साइंस कॉमन है दोनों एग्जाम्स में, फ्रीडम मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री भी जो इंप्लिसिट आती है एग्जाम में, वो भी कॉमन है दोनों एग्जाम्स के बीच में, कल्चर एंड हेरिटेज दोनों एग्जाम्स के बीच में, मेंटल एबिलिटी यानी क्वांट एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इसके अलावा आईआर के 2-3 क्वेश्चन, आपको बहुत सारी ओवरलैपिंग, लगभग 70% 75% ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी एपीएफसी एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में। ये आपकी कॉमन प्रिपरेशन है,
जो आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लेवल के हिसाब से करनी है, आपकी ऑटोमेटिक प्रिपरेशन एपीएफसी एग्जाम की इन कंपोनेंट्स में हो जाएगी अगर आप इनको सीएसई में कवर कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ कंपोनेंट और हैं जो आप अलग से प्रिपेयर करेंगे फॉर एपीएफसी स्पेशल। और दोस्तों इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, ट्रस्ट मी, इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए अगर आप डेली 3 घंटे देते हो तो 70 दिन बहुत है, 70-80 दिन बहुत है। तो अगर आप अभी 10 घंटे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और आप 2 घंटे भी एक्स्ट्रा अगर देते हो, मैं 210 घंटे मिलता हूं, अगर आप 2 घंटे भी एक्स्ट्रा देते हो तो 2 घंटे से आप 105 दिनों में इस पूरे एग्जाम के इन कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो यहां पर आपको अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन 10 घंटे करनी है, लेकिन 2 घंटे एक्स्ट्रा। दोस्तों एक नई अपॉर्चुनिटी में मौका मिल सकता है इंक्लूड होने का, अपना नाम शामिल करने का, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और इस टाइम पर तो यूपीएससी की प्रिपरेशन आप उतनी सिंसियरिटी से कर भी नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीरियड है अगस्त से नवंबर का थोड़ा डल पीरियड होता है, काफी लोग बहुत जो है सिंसियरिटी से तैयारी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे एक्स्ट्रा आप निकाल सकते हैं और वो निकालने से आप एपीएफसी एग्जाम के लिए भी खुद को कैपेबल बना लेंगे और इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के अपने चांसेस को बढ़ा लेंगे। ठीक है, अगर मैं आपके कंपोनेंट्स की, इन कंपोनेंट्स की वेटेज आपको बताऊं तो यहाँ पर आप एक स्लाइड में जो है चेक करेंगे कि इंडियन पॉलिटी के अराउंड 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वांट रीजनिंग के अराउंड 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और लेवल सीसेट एग्जाम से कम है। करंट अफेयर के अराउंड 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के 5, कल्चर के 5, साइंस के 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन, पीडीजी के 3, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कि करंट अफेयर में पेपर करते 4 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन लगभग आपके कॉमन है और आयरन एंड लेबर लॉ के 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 10, 15, 25 और 8 33, 38, 43, 53, 58, 61, 65, 75, 77 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 आपके यूपीएससी प्रिपरेशन से डायरेक्टली हैं और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं लगभग 5-6 जो आपकी इनडायरेक्टली यूपीएससी प्रिपरेशन से आ रहे हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम को देने में क्या बुराई है? मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। आप लोग इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन करनी कैसे है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं एक एग्जांपल लूंगा कि भाई मैं हूं मिस्टर कुलदीप, मिस्टर केपी, ठीक है, और मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूं अलॉन्ग विद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, और मैं अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि भाई ये प्रिपरेशन मेरी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन को अफेक्ट कर ले। तो उसके समय मैं क्या करूंगा, मैं दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि अगर मैं 10 घंटे डेली पढ़ रहा हूं, ठीक है, और मैं इसी ड्यूरेशन में एपीएफसी के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं, मैं लगभग 3.5 घंटे डेली अपने उन कंपोनेंट्स को दूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में आते हैं, जिनका एपीएफसी से कोई वास्ता ही नहीं है। लाइक ऑप्शनल में यहां पर प्रिपेयर करूंगा, लगभग 3 महीने ऑप्शनल में लगेंगे। फिर मैं एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड प्रिपेयर करूंगा, लगभग 1 महीना लगेगा जीएस4 में। फिर मैं इंटरनेशनल रिलेशन प्रिपेयर करूंगा, इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर करूंगा, फिर मैं प्रिपेयर करूंगा गवर्नेंस को, फिर मैं प्रिपेयर करूंगा जो है एनवायरमेंट को, फिर मैं प्रिपेयर करूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो मेरे मेंस स्पेसिफिक पोर्शन है जिनके लिए हम ये वाला पीरियड रखते हैं जून से लेके दिसंबर वाला, वहां पर मैं इनको कवर कर लूंगा। तो यहां पर मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन मेंस की इफेक्ट नहीं हो रही है, मैं तो रेडी हो रहा हूं एग्जाम्स के लिए। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में मैं उन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करूंगा डेली 3.5 घंटे, और यहां पर मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूंगा कि भाई डेली 1.5 आवर्स एंड डेली 2 आवर्स। यहां पर मैं उन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करूंगा जो कि मेरे ओवरलैपिंग है। 1.5 घंटे में मैं डेली क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को पक्का प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि मेरे सीसेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीसेट टफ होता जा रहा है और मेरी एपीएफसी की तैयारी भी करवा देगा। और यहां पर मैं प्रिपेयर करूंगा जीएस के कंपोनेंट जो कि एपीएफसी एग्जाम में भी आते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। तो यहां पर ये पोर्शन मेरा कॉमन प्रिपरेशन करवाएगा। मैं प्रिपेयर तो सीएससी लेवल के हिसाब से करूंगा, सिविल सर्विस एग्जाम के लेवल के हिसाब से करूंगा, लेकिन ये प्रिपरेशन मेरी ऑटोमेटिकली हेल्प कर देगी मुझे एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में। समझ रहे हैं? अब थर्ड शिफ्ट ये रहेगी मेरी लगभग 3 घंटे की, जहां पर मैं उन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में आते हैं। ये कौन से कंपोनेंट हैं? अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस। 3 घंटे अगर डेली दूंगा तो लगभग 70 दिनों में इनको कवर कर पाऊंगा। ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं आने वाली है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भाई सर मेरी प्रिपरेशन फिर भी इफेक्ट होगी, तो आप ये टाइम बढ़ा लो, क्योंकि अगर आप एक नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों प्रिपरेशन एक साथ मैनेजेबल हैं, इंक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है कि भाई एक प्रिपरेशन करने से आपकी दूसरी प्रिपरेशन अफेक्ट होगी। आप 70% सिलेबस कॉमन प्रिपेयर कर रहे हो, और ये जो पीरियड है ये बेस्ट पीरियड है इस एग्जाम के आने का, क्योंकि आप लोग इस टाइम पर थोड़े से रिलैक्स हो। तो इस एग्जाम की अपॉर्चुनिटी को पक्का भुनाओ दोस्तों, पक्का बनाओ। बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए। मैं एक ऑनेस्ट मेंटर की तरह
एक सीनियर ब्रदर की तरह आप लोगों को एडवाइस करना चाहूंगा कि ये एग्जाम यूपीएससी वाले बच्चों के लिए ही थोड़ा बना है, तो आप लोगों को इस एग्जाम की प्रिपरेशन पक्का करनी चाहिए। और अगर आप प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से करना चाहो बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई कोर्स परचेज करना है तो आप लोगों के लिए जो अच्छा कोर्स रहेगा वो रहेगा स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर आप जीएसएन क्यूआरई उन्हीं सोर्स से प्रिपेयर करते रहो जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो। ये पॉइंट समझिएगा। सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रिपरेशन के दौरान आपने जीएसएन क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो कहीं से भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप विजन आईए से प्रिपेयर कर रहे हो, आप दृष्टि आईए से प्रिपेयर कर रहे हो, आप बाजीराव रवि से प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी लोकल इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छा इंस्टीट्यूट है लेकिन आप वहां से प्रिपेयर कर रहे हो, तो कोई भी इंस्टीट्यूट है जहां से आप जीएसएन क्यूआरई प्रिपेयर कर रहे हो, आप वही सोर्स, सेम सोर्स जो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, वही सोर्स फॉलो करते रहिए। अगर आप हिस्ट्री के लिए शेखर बंदोपाध्याय प्लासी टू पार्टीशन पढ़ रहे हैं तो प्लीज वही पढ़ते रहिए। अगर आप पॉलिटी के लिए सुभाष कश्यप डीडी बसु पढ़ रहे हैं तो अगेन वही पढ़ते रहिए। जो भी सोर्स आप जीएसएन क्यूआरई के लिए यूपीएससी सीएससी के लिए फॉलो कर रहे हैं वही सोर्स आपको अभी भी फॉलो करने हैं फॉर एपीएफसी एग्जाम, कुछ डिफरेंट सोर्स फॉलो नहीं करने, ठीक है। लेकिन जो कंपोनेंट्स आपने कभी भी प्रिपेयर नहीं किए हैं उनके लिए या तो आप बुक फॉलो कर सकते हो, तो अकाउंटेंसी के लिए जो है आप डीके गोयल की बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आईआर वाले पोर्शन के लिए आप जो है बुक फॉलो कर सकते हो प्याली घोष की। जो लेबर लॉस हैं वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है अगेन आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जो कंप्यूटर अवेयरनेस वाला कंपोनेंट है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम आर्यन पब्लिकेशन की एक बुक आती है। जो कंपोनेंट है हमारा, एक और मैं आपको बताता हूं, ऑडिटिंग, इसको आप टीएन शर्मा की बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो कंपोनेंट इंश्योरेंस है इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एडाई वेबसाइट, एक ई बुक आती है इंश्योरेंस की। तो बुक्स भी हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर जीएसएन क्यूआरई के लिए अपना एग्जिस्टिंग सोर्स ही फॉलो करिए, क्योंकि हमेशा मैं सलाह दूंगा कि भाई एक कंपोनेंट की 10 बुक पढ़ने के बजाय एक कंपोनेंट की 10 बुक, एक बुक को ही 10 बार पढ़िए, क्योंकि वो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि ताकि आप उस पूरे कंपोनेंट के पूरे कंटेंट को अच्छे से कंट्रोल में कर लो। तो ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप कोर्स में आना चाहते हैं तो यहां पर हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई जीएसएन क्यूआरई आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके आपको सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। मतलब आप पढ़िए अपने सोर्स से लेकिन प्रैक्टिस यहां से कर लीजिए। लेकिन जो कंपोनेंट आपने कभी भी प्रिपेयर नहीं किए, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आयरन, लेबर लॉ, उनका यहां पर आपको वीडियोस, लाइव क्लासेस, डाउनलोडेबल नोट्स, चैप्टर वाइज क्विज जिसको आप ऑनलाइन ही देंगे, प्लस फुल लेंथ मॉक जो आप डाउनलोड करके दे सकते हैं, एंड वीकली मेंटर टॉक सेशन, ये आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये आपके लिए स्पेशल कंपोनेंट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दिस इज द कोर्स जहां पर आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे कंप्रेहेंसिव कोर्स चाहिए, हर कंपोनेंट का एक जगह कवरेज चाहिए, तो आप मास्टर कोर्स जहां पर हर कंपोनेंट जीएस क्यूआरई हर एक को अच्छे से कवर किया गया है, आप यहाँ पर पार्ट बन सकते हैं। और अगर आपको पूरा सिलेबस ऑलरेडी आता है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, आपने आयरन लेबर लॉ पढ़ा हुआ है पहले, तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर इनको चेक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप इस ऑनेस्ट अपॉर्चुनिटी को पक्का बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी मन में है तो लिंक इस वीडियो का आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट रिजॉल्व करवा सकते हैं। आप पेस्ट करिए, वहां पे आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।